हेलो बच्चों, मैं शिखा लर्न स्मार्ट विद शौक बकारे के क्लासेस में आपका फिर से वेलकम है। बच्चों, मंडे को आपका फिजिक्स का पेपर है। जो भी एचपी बोर्ड के बच्चे हैं तो हम उसी तरीके से आपको करवा रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी जो भी क्वेश्चंस हैं या जो भी आर्टिकल्स हैं इंपॉर्टेंट, जो भी चैप्टर से रिलेटेड है या कुछ भी है वो आपके काम आ सके। आपका कोई भी टाइम ना वेस्ट करके हम उसी पे काम करें जो कि आपके पेपर में आपको हेल्प दे सके। बाकी तो बाद के में हम इसको आप बिल्कुल थॉरली पढ़ेंगे। जो बच्चे अभी 12th में होंगे उनके लिए काफ़ी हम मतलब एक्सप्लेन करके ही पढ़ाएंगे, बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको थोड़ा सा फास्ट मोड पे करा रहे हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं प्लीज़ देखिए, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे आपका जो हम मैग्नेटिक का पढ़ रहे थे कल। थोड़ा सा हमने सीखा था कि कैसे फील्ड बनती है, कैसे आपने वॉइट-सावर्त लॉ का से देखा था, एम्पियर सर्किट लॉ का देखा था और उसकी एप्लीकेशंस भी हमने कर ली थी। आज हम करेंगे थोड़ा सा, जैसे जो जो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, पूरा नहीं करेंगे। इम्पॉर्टेंट पार्टी का मतलब जो टॉपिक है सिर्फ उसी पे बात करेंगे। तो पहले आती है एक लॉरेंज फोर्स। लेकिन लॉरेंज फोर्स की क्या रहती है, कई बार सिंपल सी डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉरेंज फोर्स। ठीक है, तो लॉरेंज फोर्स जो होती है इसको हम F से डिनोट करते हैं एंड ये रहती है Q इंटू वी मीन्स की वेलोसिटी। यहाँ पे क्रॉस नहीं आता, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्रॉस नहीं आएगा, एंड इंटू B। ठीक है, अब इसके अंदर ये जो Q है ये आपको पता होगा क्या है, ये आपके पास में चार्जेस है। ठीक है, जो भी मैग्नेटिक फील्ड में होते हैं, ये आपकी वेलोसिटी है, ये आपकी वेलोसिटी है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। देखिए, आपको ये चीज़ याद रखने से ज़्यादा आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या है। ठीक है, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये वेलोसिटी है। और ये जो B है इसको हम स्ट्रेंथ भी कहते हैं, आपको पता है स्ट्रेंथ कहते हैं, इसको हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी इसको कह सकते हैं, इसको इंटेंसिटी भी कह सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी कह सकते हैं। तो सारी की सारी चीज़ें ये सेम है, इसको हम V से डिनोट करते हैं। लॉरेंज फोर्स हमारी दो तरीक़ों से निकलती है। एक ऐसे निकलती है कि जब आप इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड आपका फोर्स क्या रहेगा, मतलब बाहर से कोई भी एक्स्ट्रा जो फोर्स है वो नहीं अप्लाई हो रही है, बट इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगती है वो हमारे पास में ये होती है। अगर यहीं पे मुझे ये बोल दिया जाए कि अप्लाइड, ठीक है, एक सेकंड इसको इरेज कर देते हैं। अब ये आ गया आपके पास में इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। अगर हम इसी की बात करें कि एडिशन टू, जब हम मैग्नेटिक फील्ड का एडिशन करते हैं तब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसमें एक्ट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्ट करती है, जिसकी वजह से जो फोर्स बन जाती है वो बनती है Q इंटू ई एंड V इंटू वी। अब आपको इस चीज़ का पता होगा ये क्या थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी, और ये आपके पास में चार्ज था जिसका रिजल्ट आपका कूलम फोर्स के बराबर आता था, आपको पता होगा। तो ये चीज़ तब आती है जब आप क्या करते हो, एडिशन करते हो। अभी क्या किया है, इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स है वो अलग है, बट कहीं पे आप मैग्नेटिक फील्ड लगाते हो फिर आपकी फोर्स क्या बनती है उसके बारे में बात करें। ठीक है, एडिशन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करेंगे तो क्या होगा कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक्ट करेगी। ठीक है, एक्ट ऑन द लॉरेंज फोर्स। तो टोटल लॉरेंज फोर्स जो रिजल्ट आता है F इज इक्वल टू Q इंटू ई, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एंड V इंटू ई। यहाँ पे प्लस आएगा साथ में, सॉरी मैं प्लस भूल गई हूँ क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि एडिशन आपका क्या होगा, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड प्लस आपका जो भी लॉरेंज फोर्स का था वो, तो इज इक्वल टू टोटल लॉरेंज फोर्स आपका तब ये आता है। ठीक है, ये टोटल ऑरेंज फोर्स है। ये भी कह सकते हो कि टोटल ऑरेंज फोर्स इज द सम ऑफ द मैग्नेटिक, मतलब मैग्नेटिक फील्ड पे जो फोर्स लग रही है एंड टू इलेक्ट्रिक फील्ड पे जो फोर्स लग रही है, उन दोनों का जो सम होता है दैट इज योर लॉरेंज फोर्स। ठीक है, अब जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कूलम लॉ पढ़ा था, कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक जो भी था आपका इलेक्ट्रिसिटी के अंदर जो आपने मतलब
कूलम पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अंदर आपने कूलम लॉ पढ़ा था, उसी तरीके से मैग्नेटिज्म के अंदर भी कूलम लॉ लग जाता है, जिसको हम कहते हैं F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 ओवर r स्क्वायर। इसमें क्या रहता है, आपके मैग्नेट होते हैं, आपको पता होगा मैग्नेट आपका S रहता है, N रहता है, एंड दे सेपरेटेड विद द डिस्टेंस 2l। पहले ही क्या रहता है, ये 2l रहता है। यहाँ पे m जो है वो ऐसे मास की तरह हम कंसीडर करते हैं, तो इसमें आपका ये बन जाता है क्या कि द 2l तो तब आता है जब आपका डाइपोल मोमेंट चलता है, बट इसके बीच का जो डिस्टेंस जो होगा वो r स्क्वायर ही हम लेते हैं, ये फॉर डाइपोल के लिए, ठीक है, ये फॉर डाइपोल के लिए। तो आपने सिंपल सी याद रखनी है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द m1 एंड m2 एंड ओवर r स्क्वायर एंड F इज इक्वल टू म्यू नोट ओवर 4 पाई m1 m2 एंड r स्क्वायर। तो ये आपके पास में क्या है, ये आपके पास में है कूलम्स लॉ है ये, ठीक है, इन मैग्नेटिज्म, ठीक है, या ये भी कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फोर्स है, उसको भी हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते थे, इसको भी हम क्या कहेंगे, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं थोड़ा सा आगे कुछ टर्म्स हैं छोटी छोटी सी जो इसी से रिलेटेड है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं, कई बार एक आधा नंबर आपका बन जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, उसके बीच का डिस्टेंस कितना होता है, मैग्नेटिक लेंथ एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो आपने जो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ा, सेम चीज़ वैसे ही रहती है, जैसे मैं पीछे आपको फिगर बना बैठी थी, वो आपका यहाँ पे आएगा कि S एंड N आपके 2 पोल्स होते हैं, N या S भी लिख सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि कौन सी डायरेक्शन में जाएगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में चलता है। अगर आपका साउथ है देन नॉर्थ आएगा, साउथ है देन नॉर्थ आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये चलता है, और हमारे पास में इसका जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस ये आपका 2l होगा, आपको पता है। तो आपने क्या लिखना है, जो आपका मैग्नेटिक डाइपोल होता है, पहले तो हम डाइपोल की बात करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल क्या रहता है, आपके पास में 2 पोल्स होते हैं, एक S पोल होता है, एक N पोल होता है, जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ये इक्वल होते हैं बट अपोजिट इन स्ट्रेंथ होते हैं, एक की स्ट्रेंथ अलग होगी, एक की दूसरे की स्ट्रेंथ अलग होगी, और इस और जो सेपरेटेड होंगे विद द डिस्टेंस, ये आपका 2l आ जाता है, ठीक है। ये था आपका मैग्नेटिक डाइपोल। अब बात करते हैं मैग्नेटिक लेंथ की। तो मैग्नेटिक लेंथ आप ये लिख सकते हो, द डिस्टेंस बिटवीन द S पोल एंड N पोल विच इज इक्वल टू 2l। और अब आती है आपके डाइपोल मूवमेंट की बारी कि मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या रहता है, m इंटू 2l। जैसा कि आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ा था, सेम चीज़ इसमें भी आ जाती है, m इंटू 2l। एंड मैग्नेटिक डाइपोल जो मूवमेंट आता है, इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं, ये आता है m इंटू 2l के बराबर, ठीक है। ठीक है, अभी हम सिर्फ छोटी छोटी टर्म्स पे डिस्कस करेंगे, इसके बाद हम इसके आर्टिकल पे भी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों देखते हैं, अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है मैग्नेटिक फील्ड हमको निकालनी है एक एक्सियल लाइन के ऊपर और अब ऑफ अ बार मैग्नेट की। हमने इस तरीके का सेम टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी कर रखा है, जो कि हमको एक्सियल लाइन दे रखी होती थी और हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी पड़ती थी। तब हम क्या करते थे कि दोनों को निकाल के फिर उसका टोटल सम फाइंड आउट करते थे। तो बट इसके अंदर क्या आ जाएगा, पहले हम इस चीज़ को थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। इसके अंदर फ़र्क ये पड़ जाएगा कि यहाँ पे एक मैग्नेट है जिसके अंदर S पोल है, N पोल है, वहाँ पे डाइपोल होते थे, मतलब कि आपका एक प्लस का चार्ज रहता था, एक माइनस का चार्ज रहता था। सेम एज ये आपका स्ट्रेंथ के बीच का पॉइंट है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी लगेगी, फिर आपने इस चीज़ को फाइंड आउट करना है कि टोटल आपकी मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, ठीक है। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि B1 किसका है और B2 किसका है। पहले जब भी आप इसकी एजम्पशंस लिखोगे तो जो आपको लग रहा है वही आपने लिखना है कि कंसीडर अ बार मैग्नेट आपने कंसीडर किया है, ठीक है, बार मैग्नेट कंसीडर किया है, हैविंग पोल्स कौन कौन से हैं, जो आपको समझ में जैसा जैसा आता है। एक आपका N पोल है, ठीक है, एक आपका S पोल है, ठीक है, इन विच
B1 है एंड B2 है। ये दोनों क्या है, या तो आप इसको मैग्नेटिक फील्ड कहते थे, आप इसको स्ट्रेंथ कहते थे, इस या इंटेंसिटी भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो B1 B2 आपके पास में क्या आ जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। B1 जो आएगी वो आएगी ड्यू टू एन पोल, ठीक है। और यहाँ पे जो B2 आएगी, B2 जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ये आएगी ड्यू टू एस पोल, ठीक है, ड्यू टू एस पोल की वजह से आएगी। अब इन दोनों का जो टोटल सम आएगा बच्चों वो आएगा B, वेक्टर में आप लिख सकते हो, इज इक्वल टू B1 एंड प्लस B2, ये आएगा इसका टोटल सम। लेकिन आप ध्यान से देखो तो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, एक इधर जा रहा है एक इधर जा रहा है, तो इसको आप बीच में क्या रख सकते हो, माइनस का साइन आप यहाँ पे रख सकते हो इस तरीके से कि माइनस का साइन है। वैसे तो वेक्टर लग गया है तब आपको माइनस की साइन की जरूरत नहीं, जब आप मैग्नीट्यूड पे लिखोगे तब आपको माइनस के साइन की जरूरत पड़ जाएगी। तो माइनस का साइन क्यों लगा है, क्योंकि बोथ आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शंस, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए आप यहाँ पे इसको प्लस भी रख सकते हो, माइनस भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप इसको अभी माइनस कर दो। मैं बताऊंगी कि माइनस इसका कब बनेगा और कैसे बनेगा। तो सबसे पहले हम इसका B1 फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है, इन वेक्टर में कर लेते हैं, या मैग्नीट्यूड में भी लिख लो तो कोई ऐसी परेशानी नहीं है, बट आपको समझ आनी चाहिए कि मैग्नीट्यूड के केस के अंदर क्या करते हैं, ठीक है। तो इसका मैग्नीट्यूड में लिख लेते हैं। चलिए, तो आपको पता होगा कि स्ट्रेंथ किसके बराबर होती थी, म्यू आई एंड 2 पाई या 4 पाई, 4 पाई है ना, म्यू आई ओवर 4 पाई एंड m, मतलब जो आपका आता था वहाँ पे करंट वगैरह वही चीज़ यहाँ पे चलेगी। तो m इज द स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल, ठीक है, ईच पोल का जो स्ट्रेंथ होगा m एंड ओवर। अब हम निकाल रहे हैं V1 का, यहाँ का B1 का, और कहाँ किसके वजह से निकाल रहे हैं, n का। तो आप डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक लोगे, B1 से लेकर n तक का, कहाँ से कहाँ का डिस्टेंस लोगे, यहाँ से P से लेकर, मतलब B1 का निकालना, देन P से लेके n तक का। जब B2 का निकालोगे तब आप निकालोगे P से लेकर S का, जिसकी वजह से आप निकालोगे। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि NP का स्क्वायर, आपको पता है कि R स्क्वायर आता है, अभी हमने आपका जो स्ट्रेंथ वाला रूल जो था वो देखा था। तो आपने इस चीज़ को याद रखना है कि NP1 का स्क्वायर आएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, और ये भी दिख सकते हैं कि किसके अलोंग है, ये इस Px के मतलब दूसरी तरफ है, इस तरफ है, Px के अलोंग है। तो अब हमारे पास में, या नेगेटिव एक्स एक्सिस भी में भी कह सकते हो, अब नेगेटिव एक्सिस है या पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, कुछ भी है। अब NP की वैल्यू की बात करते हैं। तो आप इस फिगर को ध्यान से देखिए, तो O से P तक का डिस्टेंस R है और O से लेकर N तक का डिस्टेंस क्या है, L है। तो हमारे पास में किसका निकालना है, N से P तक का, तो वो बन जाएगा R माइनस L, क्या बन जाएगा, B1 का, यहाँ पे आएगा B1 म्यू इज इक्वल टू 4 पाई m R माइनस एल का स्क्वायर, R माइनस एल का स्क्वायर। इसी तरीके से आप B2 का भी निकालोगे। तो B2 का आपके पास में क्या बन जाएगा, सेम यही चीज़ आपने करनी है। अब आपको यहाँ पे m आएगा, अब आपने डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक का लेना, मैंने बताया S से लेकर P तक का, देन L प्लस R, तो ये बन जाएगा R प्लस L का स्क्वायर। अब आप देखोगे, इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा कि R सपोज कर लीजिए, इसकी बात कर रही हूँ मैं, R सपोज कर लिए 8 है, 5 है या समथिंग कुछ भी है, 8 है मान लीजिए, और L जो है मान लीजिए 2 है। तो इसमें जब माइनस करेंगे तो ये बचा 6, मतलब कि यहाँ पे 6 है और ऊपर डिवाइड, मतलब इसका नंबर छोटा बनेगा। डिवाइड में जो चीज़ जितनी बड़ी होती है वो टर्म उतनी छोटी हो जाती है, और डिवाइड में जो टर्म जितनी मतलब छोटी रहेगी उतनी ही आपका जो आंसर आएगा बड़ा आएगा। लेट्स सपोज, मैं एक बार आपको बता दूं, फिलहाल हम सिर्फ इसी की बात करते हैं, m और r की, m r माइनस एल का होल स्क्वायर मैंने लिया। सपोज कर लीजिए कि m मेरे पास में 8 है, ठीक है, और इन दोनों का जो आंसर आता है r माइनस एल, r माइनस एल मीन्स कि 4 माइनस 2 आया, 4 माइनस 2 मीन्स कि 4 आया 2 का स्क्वायर करके, तो कट करके आपका आंसर आया 2,
ठीक है। अब इसी को आप यहाँ पे चेक करोगे तो m आएगा यहाँ पे r प्लस एल का स्क्वायर, मतलब कि m मैंने 8 सपोज किया था, इसको 4 लिया था, इसको 2 लिया था और इसका स्क्वायर किया था। देन 8 आएगा 6 मतलब 36, तो ये आपका कट के 1/4 मीन्स कि 0.25 समथिंग आया। तो ये आपका इससे छोटा आया। मैं ये आपको समझाना चाह रही थी कि इस केस में जो B1 होगा वो आपका ग्रेटर होगा एंड B2 जो होगा वो आपका स्मॉलर होगा। ठीक है, आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि B1 जो आया है वो बड़ा है मेरा B2 से, जिसकी वजह से देखिए अपोजिट दोनों है, ये भी इसके खिलाफ जा रही है, ये भी इसके खिलाफ जा रही है, लेकिन माइनस का साइन आपको कैसे लगाना है कि जो टर्म बड़ी होगी उसको ऐसे पॉजिटिव रखना है और जो टर्म छोटी होगी उसको ऐसे नेगेटिव रखना है। ठीक है, अब इसको आगे हम करते हैं यहाँ पे। बस आगे कुछ भी नहीं, इसमें ये एक ही चीज़, यही चीज़ जो है समझने वाली है, बाकी सिंपल सी कैलकुलेशन है, बाकी कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो B1 आपके पास में आएगा प्लस का और B2 ऐसे आ जाएगा माइनस का, तो दोनों को माइनस करके देखते हैं कि क्या आंसर बनता है। तो ये आएगी आपकी टोटल स्ट्रेंथ मीन्स की B, ठीक है, B इज द टोटल स्ट्रेंथ एंड म्यू नोट 4 पाई m r माइनस एल का स्क्वायर एंड माइनस म्यू नोट 4 पाई m r प्लस एल का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर के बाद जो कॉमन है वो बाहर ले लीजिए, m भी बाहर ले लिया, 1/r माइनस एल का स्क्वायर एंड माइनस 1 प्लस एल का होल स्क्वायर। बस इसी को आगे आपने इसको सॉल्व करते चलना है, बट आपको थोड़ा सा सीखना है कि करेंगे कैसे। देखिए जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, आपका एक्सियल का है, इक्वेटोरियल का है, फिर आप टॉर्क में निकालते हो, ये सब आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। सेम एज आपका मैग्नेटिक में भी चलता है कि ये सब आर्टिकल उसमें भी इंपॉर्टेंट है, तो मे भी कुछ भी आ सकता है पेपर में। ठीक है, अब आगे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर लीजिए। सिंप्लीफाई करना आसान है, क्या करेंगे, म्यू नॉट 4 पाई m r प्लस एल का होल स्क्वायर एंड माइनस r माइनस एल का होल स्क्वायर, और ये आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का उसमें बन जाएगा ये r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड ब्रैकेट क्लोज, यही आएगा। ठीक है, बाकी इसको खोल लीजिए जैसा आप कर सकते हो, उसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेते हैं। थोड़ा सा एक्सपेंड करने के बाद में ये आएगा म्यू नॉट 4 पाई m और यहाँ पे बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फिर आएगा माइनस a स्क्वायर प्लस माइनस आएगा माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड प्लस 2ab, और नीचे सेम यही रहेगा r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास में बनेगा म्यू नोट 4 पाई m और यहाँ पे आएगा 4 आर एल और नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एंड इसका होल स्क्वायर। अब आपको ये पता होगा कि ये क्या है, आपका एज ए डाइपोल मोमेंट की तरह चल पड़ता है। डाइपोल मोमेंट में आपने क्या पढ़ा था कि m इंटू 2l इज इक्वल टू कैपिटल M के बराबर होती है। तो म्यू नोट 4 पाई यहाँ पे आएगा 2rm एंड ओवर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एंड आर स्क्वायर। फिर से वही स्पेशल केसेस चल पड़ेंगे कि r इज़ वेरी लेसर एज कम्पेयर टू l या l इज़ वेरी लेसर एज कम्पेयर टू l, तब क्या कंडीशन बनेगी कि हम r l को नेगलेक्ट कर देते थे, फिर r कैंसिल आउट हो जाता था, तो वो रिजल्ट जो बच के आता था वो हमारा एक्सियल का होगा। एक्सियल में सेम चीज़ वही, देखिए सेम चीज़ वैसे ही है, 2m आएगा और यहाँ पे r की पावर 3 बन जाएगा। तो ये फॉर एक्सियल के लिए, सेम चीज़ आपने इक्वेटोरियल के लिए भी कर लेनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट है। एक हो गया आपका टॉर्क का जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, और एक आपका टॉर्क हो गया इन मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। ये ज़रूर पक्का कर लेना, किसी न किसी सीरीज़ में ये जो आर्टिकल से आ ही जाते हैं। ठीक है, चलिए इसको करते हैं हम। अब आपका क्या है, सेम एज जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किया था कि ये जो ब्लैक एरोज ये दिख रहे हैं, ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या हो गया कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक के फील्ड के अंदर मैंने एक बार मैग्नेट को प्लेस कर दिया। उसमें हम डाइपोल को करते थे, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल को करते थे, इसमें मैंने बार मैग्नेट को फिट कर दिया है। अब इसके बारे में जानेंगे कि उसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी रहेगी।
ठीक है। अब आपको थोड़ा सा, जिन बच्चों को याद है नहीं है प्रीवियस सेशन जरूर देखिए कि अब हम इसमें क्या करते हैं कि आपकी दोनों तरफ से फोर्सेस निकालते हैं, यहाँ पे क्या आएगी, यहाँ पे क्या आएगी, फिर उन दोनों का कॉम्बिनेशन निकाल के देखते हैं कि आपकी फील्ड कितनी बनेगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक पता चल गया कि ये जो है कंसीडर हमने करी है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड इसमें हमने प्लेस्ड कर दिया है आपका बार मैग्नेट। बार मैग्नेट जो है वो आपका एंगल बना रहा है विद द इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, एंगल थीटा। ठीक है, एंगल थीटा बना रहा है, और यहाँ पे परपेंडिकुलर हम डाल रहे हैं, N2 के एक हमने डाल दी है परपेंडिकुलर, तो ये आपके पास में एट के पे बन रहा है। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि जो एट पोल अगर हम बात करते हैं पोल, एन पोल पे बच्चों जो आपकी फोर्स लग रही है वो लग रही है एम बी, डायरेक्ट याद रखना है आपने एम बी। ठीक है, क्योंकि आपका वही रिजल्ट आ जाते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ तो एम बी आप सीधा याद रख सकते हो कि एम बी ये क्या आ रहा है, ये फील्ड के साथ में आप देखोगे कि एरो इस तरफ है, तो ये क्या है, डायरेक्शन इसकी सेम है अकॉर्डिंग टू फील्ड, सेम डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे भी आपको समझ में आता है आप लिख सकते हो उसको। और जो एस पोल का है वो आपके पास में भी एम बी है, बट ये आपके पास में अपोजिट डायरेक्शन में है। क्या है ये, अपोजिट डायरेक्शन में है। ये क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है। अपोजिट डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंग देख रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग, कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड आगे की तरफ जा रही है, बट आपका ये वाला जो एस पोल वाला जो एम बी है वो आपका अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, और नॉर्थ वाला उसके साथ साथ में जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आपको पता है कि जब हम दो बार मैग्नेट्स लेते हैं या फिर आपका डाइपोल लेते हैं तो एक चीज़ आती है, एक चीज़ निकल के आती है, तो वो निकल के आती है आपकी क्या, टॉर्क। टॉर्क आपका क्या होता है, कपल ऑफ द टू फोर्सेस होता है, कि ऊपर भी लग रही है नीचे भी लग रही है, जो भी आपका सम आता है, और फिर हम एक लेते हैं और एक उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो टॉर्क क्या आता है, हमेशा ईदर फोर्स, दोनों में से एक कोई फोर्स कंसीडर करते हैं, एंड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं। तो इसके अंदर हमको फोर्स का तो पता है कि वो एम बी है, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा वो हमको बाय ट्राइंगल पता चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ईदर फोर्स है, चाहे आप ऊपर वाली ले लीजिए चाहे नीचे वाली ले लीजिए, दोनों सेम है, बट इतना सा फर्क है। अच्छा, इसमें नेट कितना निकलेगा, तो नेट ऑब्वियस सी बात है वो कितना निकलेगा, 0 निकलेगा। तो ये आएगा एम बी एंड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, आप यहाँ पे देखोगे तो क्या लिखा गया है, के एन नहीं लिखा है ना। अब हमको के एन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं, आप यहाँ पे ट्राइंगल बना लीजिए, ये बना लिया मैंने साइड पे ट्राइंगल। ठीक है, ये आपका बन गया बच्चों थीटा, और ये आ गया एन, और ये आ गया के, और ये आ गया एस। ठीक, अच्छा अब यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है मुझे गिवन है 2L है, इसका मुझे पता नहीं, इसका भी मुझे कुछ पता नहीं है। तो आपके पास में जो के एन होगा, मुझे के एन के बराबर लिखना है ना, क्योंकि के एन के ऊपर एंगल बन रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये मीन्स कि के एन लेना है। तो के एन आपका कैसे आता है, आपको पता होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो P/H इज इक्वल टू साइन थीटा। तो ये आपके पास में के एन एज ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया, एंड H यहाँ पे क्या है, 2L है, और साथ में ये किसके इक्वल था, साइन थीटा के इक्वल था। बात समझ में आई कि अगर मैं इसको पूरा ट्राइंगल को लिखना चाहूँ तो ये होता है साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो मुझे के एन निकालना है, देन 2L इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू के एन। तो आई बात समझ में कि कहाँ से आया ये, तो यहाँ पे आप लिखोगे कि टॉर्क इज इक्वल टू एम बी इंटू 2L साइन थीटा। तो ये तो अभी तक किसकी बात हो रखी है, फोर्स की। इसके आगे हम देखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमको कहाँ तक पहुँचना है, फील्ड तक पहुँचना है। तो फील्ड तक का हम चेक करेंगे कि कैसे इसकी फील्ड बना सकते हैं। अब देखते हैं आगे। अभी हमने रिजल्ट पढ़ा कि टॉर्क इज इक्वल टू 2L साइन थीटा एंड m इंटू बी। ठीक है, अब आपको डाइपोल मोमेंट का याद होगा। डाइपोल मोमेंट क्या था कि 2L एंड इंटू m। तो यहाँ पे आप देखिए कुछ ऐसा बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, ये आएगा कैपिटल M एंड इंटू बी एंड इंटू साइन
थीटा। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड आपका स्ट्रेंथ, और यहाँ पे साइन थीटा। तो साइन थीटा तो ऑब्वियस सी बात है कि वो तो था 90 डिग्री का, तो आप उसमें 90 डिग्री लगा सकते हो। लेट्स सपोज की स्ट्रेंथ भी मान लेते हैं कि B इज इक्वल टू 1 आई है, तो आपके पास में टॉर्क देते हैं कितना आएगा, टॉर्क इज इक्वल टू M इंटू 1 इंटू 1, मतलब साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो टॉर्क इज इक्वल टू आपके पास में किसके बराबर आ गया है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के। कब, जब आप स्ट्रेंथ को क्या ले लेते हो, यूनिटी ले लेते हो। स्ट्रेंथ को जब यूनिटी कंसीडर, कंडीशन रख लीजिए कि व्हेन द स्ट्रेंथ इज इक्वल टू यूनिटी, तब आपके पास में जो टॉर्क आएगा वो आपका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के बराबर होगा। अगर ये इसके बराबर नहीं है तब आप लिख सकते हो कि टॉर्क इज इक्वल टू M क्रॉस B। समझ आ गई बात कि कब कब क्या क्या चीज़ें लिखनी है। ये तो तब है जब मैंने V को 1 ले लिया, अगर V 1 नहीं है तो ये सिंपल सा रिजल्ट है कि ये आपके पास में आएगा, टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। ठीक है, तो हमारे पास में ये सारे के सारे क्या हैं, वेक्टर फॉर्म में है। आप इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म भी निकाल सकते हो, जैसे अभी हमने पीछे निकाली, यहाँ से निकाल सकते हो कि 20 साइन थीटा आता है तो किसके बराबर होगा। यहाँ से आप किसकी वो निकाल सकते हो, मैग्नीट्यूड फॉर्म निकाल सकते हो। अब बात करते हैं यूनिट की, क्योंकि यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इस केस में आपका टॉर्क का यूनिट क्या आएगा, आपका M का यूनिट क्या होगा, तो टॉर्क एज अ फोर्स रहेगी। ठीक है, टॉर्क का फोर्स रहता है, आपको पता है, तो वो आता है न्यूटन मीटर। एंड आपका जो स्ट्रेंथ होगा वो आपका टेस्ला में लिखा जाता है, तो इस तरीके से आप इसके यूनिट्स भी बता सकते हो। ये आपके टेस्ला में होता है, T में होता है, और ये जो टॉर्क होगा ये न्यूटन मीटर में होता है। हाँ जी, न्यूटन पर मीटर में होता है। तो यहाँ से M की भी आप इसको निकाल सकते हो, तो ये ओवर में चला जाएगा, न्यूटन पर मीटर बाय टेस्ला इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट बन जाता है। ठीक है, ये पर मीटर नहीं आएगा, ये सिर्फ अकेला मीटर आएगा, न्यूटन मीटर स्मॉल लेटर M। ठीक है, न्यूटन मीटर इज इक्वल टू, तो अब जब इसका लिखोगे तो ये पर टेस्ला बन जाएगा, ऐसे करके ये पर टेस्ला इज इक्वल टू मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट है। तो ये आर्टिकल जो है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना, अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये पेपर में पूछा जा सकता है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। इसमें देखिए ज़्यादा नहीं, एक आधा आर्टिकल जो है वो पेपर में ज़रूर आपके आ ही जाएगा, चाहे वो एक्सियल का हो, चाहे वो टॉर्क का हो, इक्वेटोरियल का भी कर लेना, क्योंकि उसका सिंपल सा है। जिन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड का कर रखा है उनको आसानी से आ जाएगा, नहीं कर आता है तो प्लीज़ प्रीवियस सेशन देखिए, वहाँ पर मैंने इक्वेटोरियल अच्छे से समझा रखा है, बहुत अच्छे से डीपली उसमें मैंने एक्सप्लेन किया, उसको देखिए, फिर आप मैग्नेटिक का भी निकाल सकते हो। इस टॉर्क वाले क्वेश्चन को भी छोड़ना नहीं है, टॉर्क का भी ज़रूर करना है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है या कुछ भी है, कल तक का टाइम है, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, तो हम ज़रूर उसमें कोशिश करेंगे कि आपका हर एक डाउट को हम क्लियर कर सकें। थैंक यू।